हर व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में कम से कम 6 से 7 साल अपने लाइफ के लूज कर रहा है। कोई सीधा कहता ही नहीं कि पोल्यूशन ने इसे मार डाला। अगर हम उनसे एक लिस्ट ऑफ डिजीजेस दे दें और उनसे टिक करने को कहें तो आई एम श्योर 99% डिजीजेस पे लोग टिक नहीं करेंगे। कोविड ने पूरे एपिडेमिक में जितने मृत्यु कॉज की थी उससे ज्यादा मृत्यु हर साल एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े और मौत का कारण बनना, ये सब चीजें मैंने स्वयं एज ए डॉक्टर देखी हैं। 400 की PM 2.5 वाली हवा करीब 16 सिगरेट के बराबर है। मसूरी, नैनीताल, शिमला, वहाँ की हालत भी यहाँ से कोई डिफरेंट नहीं है। और ये देखिए, ये एक बच्चे के फेफड़े की फिक्र है। तो हर आदमी तो स्मोकर है। आजकल स्कूलों में बच्चों के बैग्स में वो छोटी छोटी ई सिगरेट्स निकल रही हैं जो देखने से पेन जैसी लगती हैं। तो क्या कुछ लंग डिटॉक्स जैसा होता है कि हम कुछ कर लें और हमारे लंग्स साफ हो जाए? ये कहना कि हम कुछ इनहेल करके 15 मिनट में लंग को साफ कर लेंगे, ये सब मिथ है। गुनगुना पानी पीजिए, फायदा होगा? इस उम्मीद में पी रहे हैं कि गुनगुना पानी पीने से आपके लंग्स साफ हो जाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है। एयर प्यूरिफायर भी लोग लगाते हैं डॉक्टर साहब। एयर प्यूरिफायर कुछ हद तक काम करता है और अगर आपने वो फिल्टर चेंज नहीं किया तो वो एयर प्यूरिफायर एयर डर्टिफायर भी बन सकता है। अब मैं आपको एक डीप ब्रेथ लेके दिखाऊंगा। ये आप 45 सेकंड तक बिना सांस लिए अगर इसको रोक पाए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ प्रदूषण की बात ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपके और हमारे फेफड़े कब तक इस धुएं और धूल को सहन कर सकते हैं? क्या वाकई हमारी जिंदगी सिर्फ सांस लेने की वजह से कम हो रही है? तो क्या सांस लेने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प है, या दिल्ली NCR में रहते हुए भी अपनी सांस की सजा थोड़ी कम की जा सकती है? ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में भी रोज आते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो अब आपके इन सवालों के जवाब को साइंटिफिक तरीके से आपको समझा सकते हैं। सालों से लंग्स हेल्थ पर काम कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं, जो इस समय मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन, चेस्ट सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांट की यूनिट के हेड भी हैं और लंग केयर फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपको पूजा जी पर्सनल लेवल पे और फिट रहे इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन आप लीड कर रहे हैं, उन दोनों को इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं याद कर रही थी कि लगभग 20 साल से हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपने फेफड़ों की हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। अब सवाल ये हो गया है कि सांस भी लेना है और जिंदा भी रहना है, और सांस लेने से ही हम मर रहे हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, जिस तरह की आज की तारीख में हवा है, पूजा जी आपको हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग दिन में करीब 25,000 बार सांस लेते हैं और उस प्रक्रिया में 10,000 लीटर के करीब एयर 24 आवर्स में अंदर जाती है। हर 24 घंटे में एक एवरेज पर्सन 25,000 बार सांस लेता है और 10,000 लीटर हवा अंदर जाती है, बाहर आती है, मतलब हमारे लंग्स के थ्रू पास होती है। ये वाली 10,000 लीटर जो अभी चल रही है, ये भी सेम, कोई भी हवा हो 10,000 लीटर। इसमें जो इतना पॉल्यूशन है, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर हो या गैसियस मैटर हो, तो वो 10,000 लीटर में वो सब भी अंदर जा रहा है और हालांकि बल्क उसका बाहर आ जाता है, लेकिन हर सांस में एक माइक्रो फ्रैक्शन भी अगर अंदर रह जा रहा है तो आप सोचिए 24 आवर्स 7 डेज ए वीक, 30 डेज ए मंथ, 12 मंथ्स ए ईयर, कितना सारा कूड़ा कचरा, केमिकल, टॉक्सिन्स हमारे फेफड़े में जमा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जैसे भलसवा और वो सब डंपिंग ग्राउंड्स हैं, ऐसे ही हम करोड़ों लोगों के फेफड़े भी एक तरह का गार्बेज डंपिंग ग्राउंड है। हर सांस में ये थोड़ा सा गार्बेज अंदर डंप होता है। डॉक्टर साहब, जब हम कूड़े के पहाड़ के पास से निकलते हैं तो नाक पे रुमाल रख लेते हैं, इतनी स्मेल होती है, अंदर हमारे क्या हाल होगा? वो लंग की स्मेल तो बाहर नहीं आती, लेकिन उस जमा होने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जरूर बाहर आ रहे हैं। स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन वो जो कूड़ा जमा होता है लंग्स में जमा होता है, लंग्स में लोकली वो इफेक्ट करता है, वहां से फिर वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, सर से पैर तक हर अंग को इफेक्ट करता है। उसके जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी बदबू जरूर हर जगह पूरे देश में देखने को मिल रही है।
तो कूड़े की बदबू चाहे नहीं आ रही है, लेकिन लंग में कूड़ा जमा होने के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की बदबू वह नवजात शिशु से लेकर ओल्ड व्यक्ति तक हर व्यक्ति में अक्रॉस द कंट्री आज देखने को मिल रही है और बहुत ग्लेयरिंग तरीके से देखने को मिल रही है। पॉल्यूशन हमारे नाक और फेफड़ों तक पहुंच रहा है, ऐसा हम आमतौर पर सोचते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पहुंच रहा है वहां जाएं उससे पहले डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पार्टिकुलेट मैटर और टॉक्सिक गैसेस, आसान भाषा में लोगों को बताएं तो ये जो हवा, जो आपने कहा 10,000 लीटर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, इस हवा में आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर की हवा में, या फॉर दैट मैटर देश के और शहरों की हवा भी बहुत अच्छी नहीं होगी, ये मानते हुए हम क्या इनहेल कर रहे हैं और क्या एक्सहेल कर रहे हैं, अगर लोगों को आसान भाषा में डिकोड करें? जी, तो पहली बात तो जो आपने अपने वाक्य में बीच में बोला कि दिल्ली एनसीआर की हवा और शायद दूसरी, तो ये शायद नहीं है पूजा जी, यह सच है कि मे बी 30 साल पहले शायद ये नॉर्थ के लिए था कि दिल्ली एनसीआर वाली थी, शायद जब हमने 2015 में ये डिस्कस करना शुरू किया था पहली बार, तब शायद थोड़े हद तक ये साल। आज की तारीख में देश का 98% एरिया इससे कवर्ड है, यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर वायु प्रदूषण ना हो और जहां रहने वालों को वायु प्रदूषण नुकसान ना पहुंचा रहा हो। आप बहुत ही हिल्स के इंटीरियर में चले जाएंगे तो अलग बात है, बट जो हमारे मेन हिल स्टेशंस हैं, मसूरी, नैनीताल, शिमला, ये जो हैं जहां इतनी क्राउड है, व्हीकल्स हैं, सब कुछ है, ट्रक्स सब कुछ है, वहां की हालत भी यहाँ से कोई डिफरेंट नहीं है। तो यह कहना कि वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की या नॉर्थ की समस्या है, आज यह सह नहीं है, आज यह पूरे भारत की समस्या है। एक और मिथ है कि लोग सोचते हैं कि शायद ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों की समस्या है, क्योंकि इन दिनों हवा में धुंधलापन बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑप्टिकल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो दिखाई देती है, बाकी दिनों में इतना धुंधलापन नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि पोल्यूशन नहीं है। सच्चाई यह है कि पोल्यूशन हमारी 12 महीने की समस्या है, वो चाहे फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, सिवाय वो दिन जिस दिन लगातार बारिश होती रहेगी, और वो भी सिर्फ बारिश होने के दौरान और उसके 1-2 घंटे बाद तक, वो जरूर उस समय हमारी हवा बिल्कुल साफ हो जाती है, 0 to 50 ग्रीन रेंज में आ जाते हैं। बारिश बंद होने के चंद घंटों के अंदर वही हालात फिर से रेस्टोर हो जाते हैं। अभी मैंने आते पर कहीं पढ़ा था कि पिछले 1 साल में 242 हमारा एवरेज PM 2.5 था दिल्ली के अंदर, 242 एट एनी गिवन डे, करीब करीब 10 सिगरेट के बराबर ये एवरेज था, पूरे साल का एवरेज जी। और ये पूरे, तो 2 मिथ्स लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। नंबर 1, पॉल्यूशन नॉर्थ या दिल्ली एनसीआर की नहीं, पूरे देश की समस्या है। तो अगर कोई इस पॉडकास्ट को चेन्नई में देख रहा है, बॉम्बे में देख रहा है, कलकत्ता में देख रहा है, तो ये उसके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना नॉर्थ के लिए है। और दूसरा, यह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज्यादा हो जाता है, बट पॉल्यूशन हमारी 12 महीने अफेक्ट करने वाली समस्या है। इस हिसाब से ये नैरेटिव कि दिल्ली छोड़ दीजिए अगर अपनी सांसें बचानी है, तो ये भी पूरी तरह सही साबित नहीं होगा जी। ये नैरेटिव किसी ने अभी हाल में शायद दिया है कि हमें इन 6-8 हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ देना चाहिए। ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तो इस नैरेटिव से हम समस्या से भाग रहे हैं। मतलब यहां पर आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट की, अब आप इस प्रॉब्लम को छोड़ के कहीं और भाग जाइए, तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम वहां शिफ्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम तो हमारे बिहेवियर की है ना, कि हम ऐसा बिहेवियर आज कर रहे हैं जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन उसके सोर्सेस को ढूंढ के उसको ठीक करना है, ना कि उससे पलायन करना है। जहां पलायन करके जाएंगे वो आप साथ वहां भी ले जाएंगे। जाइए, आप कहाँ जाएंगे? कोई ऑप्शन नहीं है। पोल्यूशन लौट के फिर आएगा। यहाँ हो सकता है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, यहाँ थोड़ा गहरा है, थोड़ा दूर जाने पर थोड़ा हल्का हो जाएगा। पोल्यूशन यही गाना गाता है, तू जहाँ जाएगा मुझे पाएगा। देखिए, अगर एवरेज AQI 242 है एट एनी गिवन डे, तो कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में 600 होगा, थोड़ी पीछे 400 होगा, और वो भी सीवियर की ही कैटेगरी में आता है, यानी सांस का दुश्मन है। ये जो पॉल्यूशन वाली हवा है, इसको अगर हम आसान भाषा में डिकोड करें, क्या है जो हम इनहेल कर रहे हैं? जी, इसमें पॉल्यूशन का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस हवा में हो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम इनको 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि सूक्ष्म पार्टिकल्स, और गैसियस मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को फिर हम साइज के हिसाब से डिवाइड करते हैं,
पार्टिकुलेट मैटर को पीएम कहते हैं शॉर्ट में, तो पीएम 10, 2.5, 1 लेस देन 1, ये उसके साइज के हिसाब से है। अगर एक एवरेज कहूं तो पीएम 2.5 जो है वो हमारे बाल के 1/20 साइज का हुआ, इतना सूक्ष्म कण इतना है, बारीक है, रेत के दाने जैसा, उससे बहुत छोटा। उससे रेत के भी दाना तो छोटा। बहुत बड़ा होता है, रेत के दाने से बहुत छोटा, ये है पीएम 2.5। हम्म, तो उसके अंदर, उसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो बड़ा पार्टिकल है वो हमारे नोज में और अपर पार्ट ऑफ द एयरवे उसमें रुक जाता है, खासकर से नोज के अंदर जो हेयर्स वगैरह होते हैं वो वहां ट्रैप हो जाता है और अंदर नहीं जाता। 2.5, 1 और 1 से छोटे पार्टिकल्स वो सीधे लंग्स में उनकी एंट्री होती है और वहां डिपॉजिट हो जाता है। ये पार्टिकल सिलिका होते हैं, लेकिन इनके सरफेस पे बहुत सारे केमिकल्स एड्सॉर्ब्ड होते हैं। दूसरी कैटेगरी है गैशियस सब्सटेंसेस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हमारे हाइड्रोकार्बन्स के प्रोडक्ट्स, ओजोन और बहुत सारे सैकड़ों केमिकल्स हैं जो गैस के रूप में आते हैं। तो ये दो हमारे मोटे मोटे चीजें हुई। इसमें इस समय स्वास्थ्य के नुकसान के हिसाब से PM 2.5, PM 1 एंड लेस देन 1, जिनको हम सब 1 माइक्रोन पार्टिकल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इस रोशनी में आ रहे हैं कि उनके जमने से सिलिका और केमिकल दोनों तरह का नुकसान हमारे लंग्स को होता है, और ये अंदर जाकर के लंग्स में जमा होते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं। वो केमिकल्स हमारे एल्व्यूलर मेम्ब्रेन से ब्लड में जाके सर से पैर तक हर अंग को अफेक्ट करते हैं। ब्रेन इफेक्ट होता है, हार्ट इफेक्ट होता है, लंग्स इफेक्ट होते हैं, किडनीज इफेक्ट होती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं हमारे। अब पैंक्रियाज इफेक्ट हो रहा है, उससे डायबिटीज की बात आ रही है, फैटी टिश्यू इफेक्ट हो रहा है, उससे ओबेसिटी की बात आ रही है। सिर्फ पॉल्यूशन। कुल मिलाकर के सर से पैर तक कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई अंग ऐसा नहीं है, और हर महीने नई नई पेपर्स आ रहे हैं रिसर्च के, जिसमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिजीजेस को कहीं ना कहीं पोल्यूशन से लिंक किया जा रहा है कि यह अगर बढ़ रहा है, जैसे अभी हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक यूरोप से पेपर आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेशन में भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का हाथ है। डायबिटीज के लिए आ रही है ये, ओबेसिटी के लिए आ रहा है, ओबेसिटी और अस्थमा का लिंक आ रहा है। तो ये हर चीज में कहीं ना कहीं इसका हाथ है। ट्रेजेडी ये है कि हाथ तो इसका हर जगह है, मतलब हर बीमारी में ये अपनी आहुति दे रहा है जी, लेकिन फ्रंट में नहीं आता, कहीं इसका नाम नहीं आता। इनडायरेक्ट लिंक है ना सर, कोई सीधा कहता ही नहीं कि पोल्यूशन ने इसे मार डाला। एग्जैक्टली। कोविड हुआ, कोविड में लोगों की मृत्यु हुई, सबने कहा कोविड ने इतने लोगों को मार डाला, कोविड जिम्मेदार है, कोविड पर अटैक हुआ। पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करता है, पोल्यूशन से हमारी सांस फूल रही है, ये तो काफी लोगों को मालूम है। लेकिन अगर हम उनसे एक लिस्ट ऑफ डिजीजेस दे दें और उनसे टिक करने को कहें तो आई एम श्योर 99% डिजीजेस पे लोग टिक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि ये सारी डिजीजेस कहीं ना कहीं आज इंक्रीजिंग नंबर्स में इस वजह से हो रही हैं कि हम सब पोल्यूशन को एक्सपोज्ड हैं। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, फिर भी सांस लेने की वजह से मैं ऊपर जा सकती हूँ। लाइफस्टाइल अच्छा वगैरह ठीक थी, बट देखिए लाइफस्टाइल अच्छा में ये है कि आप लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज, अब आजकल ये बहुत आ रहा है ना कि लोग एक्सरसाइज करते पर मृत्यु हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। मैं बोलता हूँ वो तो एक वन टाइम एक्ट है ना, कि आपने कहा जी मैं रोज सुबह आधा घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप 25,000 बार दिन में अपने शरीर में जहर ले रहे हैं। मतलब हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं बार बार एक इमेज दिखाता हूं, उसमें खाने में कुछ गंदगी, एक पिक्चर है जिसमें मैंने खाने में गंदगी डाली है, एक ग्लास में गंदा पानी है और हवा गंदी है। तो मैं यही बोलता हूं कि अगर किसी पेरेंट को मालूम हो कि ये खाना खराब है तो वो बच्चे को नहीं देगा, पानी गंदा है तो नहीं देगा, लेकिन हवा गंदी है उसको मालूम है, और मालूम है कि ये 25,000 बार ये बच्चे को नुकसान पहुंच रहा है, फिर भी हम सारे लोग उस तरह से इस प्रॉब्लम को क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमने कोविड में रिएक्ट किया था। सच्चाई है कि हर साल एयर पोल्यूशन
कोविड ने पूरे एपिडेमिक में जितने मृत्यु कॉज की थी, उससे ज्यादा मृत्यु हर साल एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। बट हम इसके प्रति उतने सचेत सजग नहीं हैं, यही मुझे सबसे ज्यादा दर्द देता है। क्योंकि जिस दिन ये सजग होना, सचेत होना आ गया, हम कारणों की तरफ दृढ़ता से बढ़ेंगे। आज की तारीख में जो कॉस्मेटिक हम चीजें करते हैं कि हमने कुछ तो किया है, छिड़काव कर लिया, सीडिंग कर दी जी, ये सब कॉस्मेटिक हैं। जब तक आप रूट कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे सॉलिड तरीके से, तब तक ये नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि विश्व में इसके एग्जाम्पल्स नहीं है। लंदन फॉग, लंदन एक टाइम पे दिल्ली से ज्यादा पोल्यूटेड था, उन्होंने उसको एड्रेस कर लिया। हम दूर क्यों जाएं, पास में चाइना, बीजिंग शहर 2015 में उनकी वैल्यूज हमारी आज की वैल्यूज से वर्स थी, लेकिन उन्होंने 5 साल के अंदर कायाकल्प कर दिया सॉलिड एक्शंस लेके। जी, जिसके लिए सरकार एक क्लीन एयर एक्शन प्लान लाई थी चाइना में, उसे भारत ने भी कॉपी किया, इसी नाम के साथ कॉपी किया। एक्शन कितना है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि आज का AQI भी 600 पार ही है। ये कहना बड़ा आसान है सर कि ऑब्वियसली इंक्लूसिव सॉल्यूशन की ज़रूरत है, सरकार को भी काम करना है, पॉलिसी मेकर्स को भी काम करना है, ज़मीनी स्तर पर काम करना है। हम बात कर लेते हैं आपकी और हमारी आम लोगों की। आम लोग क्या ऐसी रोज़ाना गलतियां करते होंगे जिसमें जाने अनजाने वो खुद भी पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर उसे भी रोक दें तो कुछ समाधान निकल आए? देखिए, पॉल्यूशन आउटडोर्स भी होता है और इंडोर्स भी होता है। आउटडोर पर तो हमारा कंट्रोल कम है, क्योंकि वो हम सबकी कलेक्टिव एक्शन से आ रहा है। तो हम अगर इंडिविजुअल देखें कि पूजा अकेले क्या बाहर की हवा में चेंज ला सकती हैं, अकेले इतना सा लाएंगी। अगर यही लोग 140 करोड़ लोग कर लें तो बहुत हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक मूवमेंट की जरूरत है। जब तक लोग समझ करके एक पीपल्स मूवमेंट नहीं शुरू होगा, तब तक ये नहीं होगा। लेकिन पूजा जी का घर जो है वो तो आपके हाथ में है। तो हम घर के बात करते हैं। पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं किचन से। हमारा किचन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जहां से घर के अंदर अपना पोल्यूशन घर के अंदर फैलता है। जब आप अब शहरों की बात करें तो शहरों में तो गैस ही है हर जगह, लेकिन जब वो गैस जलती है तो उसमें से भी जो इनविजिबल धुआं है वो नुकसानदायक होता है। जब आप छौंक लगाते हैं तो वो सब जो चीजें निकलती हैं वो भी सेफ नहीं है, वो भी नुकसान करती हैं। उनको किचन से बाहर निकालने का एक इफेक्टिव तरीका होना चाहिए। तो मेरा पहला संदेश गृहिणियों के लिए है कि वहां पर अगर संभव हो तो चिमनी गैस के ऊपर और एक एग्जॉस्ट हाई स्पीड का प्रॉपर जगह पे, जिससे वो बाहर निकल जाए। गैस को ऑन करने से पहले इन दोनों को ऑन कर दीजिए, जो 99% लेडीज नहीं करती हैं, किसी भी कारण से, बिजली बचाना हो या शोर हो, वो गैस ऑन करके अरे बाद में जब ज्यादा हो जाएगा तब निकाल देंगे। नहीं, आप नियम बनाइए कि पहले उन दोनों को ऑन करेंगे तब आप गैस ऑन करेंगी, ताकि सारा धुआं, सारा नहीं बट मेजॉरिटी 99% धुआं बाहर निकल जाए। जब आपका काम खत्म हो गया गैस ऑफ कर दीजिए, लेकिन फिर भी आप उन दोनों चीजों को ऑन रखिए 10-1 मिनट तक, ताकि जितना भी धुआं भरा है वो धुआं निकल जाए। ये ना केवल गृहिणी के लिए, बट ये धुआं किचन से पूरे घर में भी जाता है। और खासकर से आजकल जब घर छोटे हो रहे हैं और कई जगहों में आजकल ओपन किचन का फैशन आ रहा है, वेस्ट से हमने कॉपी किया है, वो और ज्यादा जरूरी है कि हम उस धुएं को बाहर निकालें। एक बात। दूसरा, और ये थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्शियल एरिया में ट्रेड कर रहा हूं, कि हम लोग अपनी पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, दिया, तेल का दिया खासकर से, इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाने से इमीडिएटली PM 2.5 की संख्या एकदम से ऐसे राइज करती है। तो अब तक शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज जिस लेवल का एयर पोल्यूशन हो गया है और हम क्या कर सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो एक ये छोटी सी ऐसी चीज है जो हम बिना किसी कुछ के कर सकते हैं। मैं भी एक डिवोट हिंदू हूं, मैं रोज सुबह पूजा करता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह करता हूं। पहले मैं भी अगरबत्ती जलाया करता था, धूप बत्ती भी जलाता था, दिया भी जलाता था रोज, बट अब मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया है। एक छोटा सा बिजली का बल्ब है, उसको रखा है, उसको ऑन करता हूँ, उसको दिया समझ के ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आई एम श्योर आज भी भगवान मुझ पर उतने ही मेहरबान हैं जितने अगरबत्ती के टाइम में थे। और ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि तो आपकी आस्था का सम्मान करते हुए सबसे पहले एक रियल टाइम टेस्ट कर लेते हैं कि जब हम भगवान के नाम पर धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो हमारे फेफड़ों का होता क्या होगा।
जी डॉक्टर साहब। देखिए ये मॉनिटर है, ये इस समय एयर क्वालिटी नापने के ये लिए। एयर क्वालिटी नापने के लिए है। जी। इस समय यहाँ पर ये है हमारा PM 2.5 102 दिखा रहा है, AQI 240 दिखा रहा है, हम ऑलरेडी एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में बैठे जबकि हैं, यहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड हम एनवायरनमेंट ये है आपके स्वीकार स्टूडियो करते के हैं। अंदर। जी। अब हम इसको ऑन करते हैं, अगर एक छोटी सी धूप बत्ती है, AQI 250 से 335 हो गया है, 30 सेकंड से भी कम समय में। और ये जितनी देर में कैलिब्रेट करेगा तो अभी से असर समझ में आ रहा है इसका। देखा ना आपने इंक्रीज। हाँ, सीधे 100 का इंक्रीज है इसको जलाते ही। और ये अभी कितना, मतलब 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम और समय इतना सा पोर्शन अभी जला है इसका। आप सोचिए कि कई बार लोग घर में दो दो, ऐसा बहुत लोगों की मान्यता है, जी तो हम बंद कर दें जी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में और हैं। ये आपको समझाने के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है। घी का दिया जला लें क्या सर लोग? आस्था का सवाल भी तो है। नहीं, जरूर जला लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि जरूरी है तो घी का दिया जला लीजिए, और नहीं अगर समझते हैं जरूरी तो एक छोटा सा वो टिमटिमाने वाला बल्ब आता है, उसको रखिए और आप उसको ऑन करिए, उसको समझिए कि दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक किसी से जुड़ा हुआ सवाल लोग हवन का भी करते हैं जी। कि हवन होता था जी। हवन एक बहुत अच्छी हमारी मान्यता थी, लेकिन अगर हम पुराने टाइम में देखें तो हवन घर के बाहर खुले एरियाज में, आंगन में या यज्ञशाला में किया जाता था, और उस समय हमारी हवा की हालत ये नहीं थी जो आज है। तो उस समय खुले में सब लोग अलग तरह से बैठ के हवन करते थे। वो हवा, वो हवन का धुआं जाके वातावरण में मिलता था और उसमें जो जड़ी बूटियां पड़ती थी उनसे खूब फायदा होता था, लेकिन वो हमारे PM 2.5 को ऐड नहीं करता था, क्योंकि वो डिसिपेट हो जाता था। आजकल किसके पास आंगन है, किसके पास यज्ञशाला है, छोटे छोटे घरों हैं, आप उसने घर के बीच में अगर आपने हवन किया और वो धुआं सारे घर में भरा, तो ऑलरेडी हम इतने हाई PM 2.5 पे हैं, वो फर्दर ऐड होगा। तो मैं बिना किसी दर्शक की रिलीजियस भावनाओं को हर्ट किए बिना, खुद एक डिवाउट हिंदू होने के बावजूद, मैं ये कहता हूं कि आज जो हालात हैं, इन हालात में हमें हेल्थ एंगल को ध्यान में रखते हुए धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, दिया और हवन, मैं ये नहीं कह रहा हूं हवन ना करें, बट करना है तो हम उसके लिए फिर खुली जगह देखें जहां हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर कम हो। अगर आपने एक छोटे से कमरे में हवन किया, और खासकर से अगर वहां छोटे बच्चे वगैरह हैं, तो वो जब सारे में वो धुआं इकट्ठा होगा तो वो आपको, बच्चे को, सबको, खासकर से वृद्ध लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें धुएं को एड्रेस करना है, क्योंकि ऑलरेडी बिना चाहे हम इतना सारा धुआं इनहेल कर रहे हैं जी। तो ये एक कंट्रोवर्शियल सेगमेंट था जी। मैं फिर से लेकिन जरूरी है दर्शकों से कहूंगा कि कृपया आप इसको रिलीजियस एंगल से ना लें। मैं एक डॉक्टर हूं और खुद हिंदू होते हुए भी इन चीजों को जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में मैंने इन्वॉल्व किया है, और फिर मैं आपसे विनती कर रहा हूं, अगर आपकी आहत हुई हो रिलीजियस भावना, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस इशू पे कोई कंट्रोवर्सी हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वो आपकी आस्था देख रहा है, आपकी धूप अगरबत्ती नहीं देख रहा है। आप सांस लेने का इंतजाम तो कीजिए। हम चलते हैं, घर में कारपेट्स होते हैं जी। कारपेट्स में बहुत ज्यादा धूल और माइट्स वगैरह इकट्ठे होते हैं। अच्छा। जो बच्चों के लिए पॉइजन है, पॉइजन। अगर आपके घर में छोटे छोटे टॉडलर्स, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कृपया पूरे घर से आप कारपेट्स हटा दीजिए, चाहे ये मोज़ैक फ्लोरिंग हो, टाइल्स हो, या PVC फ्लोरिंग हो, या वुडन फ्लोरिंग हो, जो आराम से साफ हो सके, जिस पे जमा ना हो। कारपेट अस्थमा और एलर्जिक प्रॉब्लम्स का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसी तरह से जो अपहोल्स्ट्री होती है, जिसमें बहुत सारी हैवी चीजें होती हैं जो फ्रीक्वेंटली धुल नहीं सकती, बड़े हैवी कर्टेन्स हैं, घरों में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बड़े सारे फूल, सीनरियां, पूरी दीवार भरी होती है। हमारे यहाँ डस्ट बहुत है। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में डिफरेंट है, वहां एक साल भी
हम लोग घूमते हैं, कहीं कॉलर वगैरह पे कालापन नहीं होता। यहाँ तो सुबह आप व्हाइट शर्ट पहनिए, शाम को कॉलर काला हो जाता है। तो वो सारी डस्ट वहां जमा होती है और जब हम चलते हैं तो वो डस्ट कहीं ना कहीं हिलती है और हम इनहेल करते हैं। खास कर से अगर घर में कोई अस्थमैटिक है, सीओपीडी है, कोई भी चेस्ट डिजीज का पेशेंट है, तो यह आपके लिए निहायत जरूरी है कि वॉल्स को आप जितना खाली कर सकें कर दीजिए और हफ्ते में एक बार किसी सूखे कपड़े से वॉल को पोंछ दीजिए ताकि डस्ट ना जमा हो। तो हमने किचन की बात की, हमने कुछ रिलीजियस चीजों की बात की, हमने कारपेट और इस तरह की चीजों की बात की। और रग्स भी नहीं होने वही सब एक ही चीज है, फुटमैट, रग्स, कारपेट्स, छोटे छोटी दरियां। खासकर से जिन जगहों में घरों में कोई स्मोकर है अगर, तो लोग जब स्मोक करते हैं तो जो खुद इनहेल करते हैं उसको तो हम प्राइमरी स्मोक कहते हैं, और जब हाथ में आप सिगरेट लेके बैठते हैं तो जो धुआं उड़ता है उसको हम सेकंड हैंड या सेकेंडरी स्मोक कहते हैं। एक और इसका कंपोनेंट है, वो कहलाता है टर्शियरी स्मोक। कि ये धुआं जब जमा हो जाता है सोफों पर, बेड पर, कर्टेन्स पर, कारपेट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में और उधर जमा, और जब बच्चे उसमें खेलते हैं तो वो धुआं उड़ता है और वो उसको इनहेल करते हैं, और यह बच्चों में सांस की प्रॉब्लम्स का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। पूजा, अभी कोई स्मोक करके गया, वो 2 घंटे बाद भी अफेक्ट करेगा? अगर कोई इस कमरे में स्मोक करके गया जी, और यहाँ पर कारपेट है और इस तरह के अपहोल्स्ट्री, कर्टेन्स वगैरह हैं, और वो आपने एग्जॉस्ट नहीं लगाया है और वो धुआं काफी समय तक इस कमरे में रहा, तो उसके पार्टिकल्स उन सब चीजों में जमा होंगे। अब आप सोचिए, घर में कोई स्मोकर है जो कई बार स्मोक कर रहा है और वहां धुआं जमा हुए जा रहा है। अगर आपकी मोज़ैक या इस तरह की फ्लोरिंग है तो आप फिर भी उसको साफ कर लेंगे, लेकिन कारपेट है तो वो उसके अंदर घुस जाएगा, उसको आप साफ कर ही नहीं सकते, और वो पार्टिकल वहीं रह और जाएगा। वो जब वहीं रहेगा और जब बच्चे उस पे चलेंगे तो वो बच्चे उसको इनहेल करेंगे, क्योंकि चलने से वो एजिटेट होकर के वो पार्टिकल्स उड़ते हैं। इसी तरह से अगर आपने घर में पेट्स रखे हुए हैं तो पेट्स के भी जो वो हेयर वगैरह निकलते हैं तो वो भी एलर्जी का कॉज होते हैं। तो अगर घर में किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो पेट्स उस प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। कोई भी पेट हो, वो भी समस्या, हेयर तो सब में से निकलते हैं ना, तो वो भी एक कारण। तो किचन है, हमारा कारपेट है, कर्टेन है, जितने हम और जो ये पेंटिंग्स और इस तरह की चीजें लगाते हैं वो हैं, स्मोकिंग है, टर्शरी स्मोक है, पेट्स हैं ये, और हमारी जो घर के अंदर धुआं पैदा करने वाली प्रैक्टिसेस है, ये सारे हम छोटे छोटे कारण हैं, ये तो हमारे हाथ जो हमारे हाथ में है। इससे हम घर की हवा को थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। इसके अलावा हम एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स लगा सकते हैं। अच्छा, मनी प्लांट है, एरोकेरिया है, एरिका पाम है, एलोवेरा है, मदर इन लॉ स्टंग है। बड़े बड़े पत्ते वाली इन पौधों को अगर आप लाके घर में इंडोर जगह जगह रख देंगे, खासकर से अगर आपके बच्चे जहां सोते हैं उस बेड के चारों तरफ रख दीजिए, बच्चे जहां पढ़ते हैं उसके आसपास आप रख दें, तो जो हवा उनकी तरफ आएगी, ये प्लांट्स टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और यह आपकी इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये भी आप अपने घर में चाहें तो एयर क्वालिटी मॉनिटर लाकर देख सकते हैं कि ये प्लांट्स कितना काम करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि ये प्लांट्स काफी हद तक छोटे कमरों में इफेक्टिव होते हैं। जी, एयर प्यूरिफायर भी लोग लगाते हैं डॉक्टर साहब, वो उसको कितना इफेक्टिव मानते हैं? क्वेश्चन ये पूछेंगी। एयर प्यूरिफायर कुछ हद तक काम करता है। वो बेसिकली एयर प्यूरिफायर क्या है, उसमें एक मोटर है जो हवा को सक करके एक फिल्टर के थ्रू गुजारती है और फिर वो बाहर निकल आता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, उसकी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी आपके रूम के साइज के अनुसार। अब इस समय हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आप एक कोने में एक छोटा सा एयर प्यूरिफायर रखेंगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो नंबर 1, उसकी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी स्पेस के हिसाब से होनी चाहिए। नंबर 2, आपको डोर्स विंडोज बंद करने पड़ेंगे एसी की तरह। अगर आपने डोर्स और विंडोज खोल रखे हैं और बाहर की हवा आई जा रही है तो वो कोई कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। नंबर 3, उसका फिल्टर कितने दिनों में चोक होगा, ये आपकी एयर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो आजकल हवा का हालत है वो 1-1.5 महीने में वो चोक हो जाएगा। और अगर आपने वो फिल्टर चेंज नहीं किया तो वो एयर प्योरीफायर एयर डर्टिफायर भी बन सकता है। नुकसान करेगा। उसके अंदर आप कितनी बार मैंने लोगों के घर जाके उसको खोल के उसको दिखाया है और लोग देख, अरे बाप रे ये क्या हुआ,
हम इसको सांस ले रहे थे, जल्दी जल्दी फेंको 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 इसको, वो इतना गंदा होता My है, God. उसमें से कार्बन आप जरा सा हिलाइए सारा कार्बन नीचे गिरता है। जैसे लोग एसी के फिल्टर्स को क्लीन नहीं Exactly. करते। तो एसी का फिल्टर तो फिर भी आसान होता है वो, और वो इतना बारीक नहीं होता कि सारे पार्टिकल, हाँ। ये फिल्टर बेटर क्वालिटी का होता है, हेपा फिल्टर होता है, तो ये तो ट्रैप करता है। तो अगर आपने उसको चेंज नहीं किया तो वो आपको फायदा नहीं करेगा। और चौथा, ये आपको उतने ही टाइम फायदा करेगा जितने टाइम आप उस कमरे के अंदर हैं। आपने अगर घर पे बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर रखा हुआ है तो वो इस समय तो आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो यह है, अगर आप अफोर्ड, और पांचवा, यह बहुत एक्सपेंसिव पर्सनल सॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन का, जो कि एक पब्लिक प्रॉब्लम है। तो कॉस्ट का एंगल भी हमें, जब हम एक सोशल इस तरह के पब्लिक फोरम में बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा सॉल्यूशन देना है जो सारे लोग जिसको अफोर्ड कर सके। क्या 140 करोड़ लोग 24/7 एयर प्योरीफाइड हवा में अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अगर एक 3 BHK घर में रह रहे हैं तो 4 कमरों के लिए आपको एयर प्यूरीफायर और चाहिए। फिर हर कमरे के लिए लेना होगा, कॉरिडोर के लिए भी लेना होगा, और सारा घर आपको सील करके रखना होगा। वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स इज, जब आप कमरा बंद करके सोते हो तो उसमें CO2 लेवल्स आपके, मान लीजिए एक कमरे में आपने एयर प्योरीफायर लगाया और 2 या 3 लोग सो रहे हैं, रात भर उसी हवा को बार बार आप सांस लेंगे तो सुबह तक CO2 लेवल्स बढ़ जाते हैं। कई स्कूल्स में लोगों ने लगवाए थे, कमरे बंद कर दिया, 40 बच्चे एक कमरे में बैठे हैं, एयर प्योरीफायर लगाया और रूम्स को क्लोज कर दिया। बाय आफ्टरनून वहाँ CO2 लेवल्स हाई हो गए थे और स्कूल्स में बच्चों को थोड़ी सी सोमनोलेंस भी होने लगी थी। यह प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट है। तो एयर प्योरीफायर इज एन इफेक्टिव पर्सनल सॉल्यूशन टू पब्लिक प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। अफोर्ड कर सकते हैं, जरूर लगाइए। जो 6-8 घंटे आप बेडरूम में हैं उसमें ये आपके एक्सपोजर को कम कर देगा। बट अगर कोई ये कहे कि यह हमारे देश की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आंसर इज ए बिग नो। आपने बहुत कैंडिडली एयर प्यूरीफायर की यूटिलिटी लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अब फैसला आपका है कि आप किस तरह से इसे मेंटेन कर सकते हैं। एक छोटे से कमरे में एक एयर प्यूरीफायर लगाकर अगर 20 लोग रह रहे हैं तो भी नुकसान ही करेगा इस हिसाब से। तो बिल्कुल, क्योंकि वो लोग जो सांस छोड़ रहे हैं वो नहीं। दूसरा, जो आज की एयर की क्वालिटी है, इसमें कितने एयर प्यूरीफायर सक्सेसफुल हो पाएंगे? जब आपका 600-700 AQI है तो वो आप लगा के देखिए, वो ठीक है, उसको 600 से 400 कर देगा, लेकिन वो उसको 40 तो नहीं ला सकता। चलिए, तो सरकार शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए हम सिस्टम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम कहता है कि हम क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, हम वाटर स्प्रिंकलर्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ जगह पर वो पॉल्यूशन स्मोक टावर्स भी लगाए गए हैं। कितना काम कर रही हैं ये टेक्निक्स, और असल में क्या किए जाने की ज़रूरत है? पूजा जी, हमें जिन देशों ने ये प्रॉब्लम हमसे पहले फेस की है और उसको सक्सेसफुली ओवरकम किया है, तो हमें व्हील को रीडिस्कवर करने की जगह उनसे सीख लेना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, वहां पर कौन सी चीज इफेक्टिव प्रूव हुई, कौन सी इनइफेक्टिव प्रूव हुई। जो इफेक्टिव हुई उसको कॉपी कर ले, जो इनइफेक्टिव हुई वो छोड़ दे। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक एग्जाम्पल ऐसी नहीं है जहां स्मोक टावर लगा के जगह जगह सड़कों पर वो छोटे छोटे मोटर वाले कुछ क्लीनर्स रख करके, या ये जो जगह जगह स्प्रिंकलर्स हैं, आजकल फॉगिंग की जा रही है, फॉगिंग करके, या रेन क्लाउड्स ये जो सीडिंग करके किसी ने एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सक्सेसफुली एड्रेस किया हो, ऐसा पूरे वर्ल्ड में एक एग्जांपल नहीं है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया, उन्होंने सोर्स को एड्रेस किया। सोर्स है धूल और धुआं। धूल किसी भी सोर्स से आए और धुआं किसी भी सोर्स से आए, यही 2 सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। आप धूल के सोर्सेज को एड्रेस करिए, धुएं को सोर्सेज को एड्रेस करिए, एक्ट एट द सोर्स एंड रिड्यूस द एयर पोल्यूशन एट सोर्स, वो उसका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है। आप पहले गंदगी होने दें और फिर कहें कि मैं इसको क्लाउड सीडिंग से या इससे साफ कर दूंगा, तो यह कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस हैं, बात करने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप इफेक्टिवनेस के एंगल से देखें, जीरो इफेक्टिवनेस। बहुत लोकलाइज्ड असर है वैसे भी, इतने से एरिया में कुछ हुआ ही कर नहीं रहा हो तो अभी देखिए हमारे करोड़ों रुपए सीडिंग में सर्च हुए, कितने सारे पता नहीं वो जगह जगह पानी वो भेज रहे हैं, कितना पानी खर्च हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। ये तो एक
और एक और प्रैक्टिस है हमारे यहाँ झाड़ू लगाने की सड़कों पे। आप देखिए पॉश से पॉश कॉलोनीज में मतलब करोड़ों रुपए का घर है और उसके घर के बाद हमारा एक एमसीडी का जो कर्मचारी है वो एक पुरानी 100 रुपए की झाड़ू लेकर के वो ऐसे कर रहा है, सारी धूल उन करोड़ों रुपए की गाड़ियों के ऊपर गिर रही है, फिर उनका ड्राइवर उसको साफ कर रहा है। हम ये क्यों होने दे रहे हैं? मतलब कभी कभी मुझे तो सोच ऑटोमेटिक के ग्रूमर्स आ गए दिल्ली में। सब कुछ है जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम में वो इच्छा शक्ति की कमी है बिल्कुल। कि इस प्रॉब्लम को कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस की जगह इफेक्टिवली सोर्स पे एड्रेस करना है। और उसके लिए मुझे लगता है लोगों में इसकी जो सीरियसनेस है वो सिंक इन ना करना जिम्मेदार है। बिल्कुल। जिस दिन 140 करोड़ लोग और खासकर से मदर्स इस बात को लेकर उठ गई कि नहीं यह हमारे बच्चों को पॉइजन दे रहा है, हम ऑफिस नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको एड्रेस करेंगे। हम इलेक्शन में भी ये कहेंगे कि इसको आप नंबर 1 मुद्दा बनाइए, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब इस प्रॉब्लम को अटेंशन मिलेगा और इसको प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बहुत बड़ा सोर्स है इसका। अच्छा। जो पोल्यूशन आता है उसमें वही जो धुएं की अगर बात करें, धुएं के सोर्सेस क्या क्या हैं? व्हीकल्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में अगर हम इंडस्ट्री को डिफरेंट पार्ट्स में बांटें तो जो सबसे बड़ा वॉल्यूम परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन आ रहा है कोल फायर्ड पावर प्लांट से आ रहा है। हमारे यहाँ पिछले 8 साल से कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में कुछ चेंजेस करने की बात चल रही है, जो 2017 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया था कि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या कोई चीज लगाई जाए जिससे कि उनका जो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन है वो ट्रैप हो जाए और हवा साफ हो। वो चीज आज तक इम्प्लीमेंट नहीं। 7 साल से बात हो रही है। ये चाइना ने जो बीजिंग में कन्वर्शन किया है, उन्होंने क्या हुआ था, वहां पहले साइकिल्स चलती थी बहुत साल पहले और शहर बिल्कुल साफ था। सडनली वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो साइकिल्स सारी गाड़ियों में कन्वर्ट हो गई और खूब सारे चारों तरफ कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगे। इन दो चीजों ने मिलकर बीजिंग को 2015 तक बिल्कुल धुएं की चादर से ढक दिया जी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने तुरंत इन दोनों चीजों को एड्रेस किया। जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स थे उनको या तो हटाया गया या उनको टेक्नोलॉजी चेंज करके उनके एमिशन को कम किया गया और गाड़ियों को या तो कंट्रोल किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत इफेक्टिवली कम इंप्रूव किया गया जिससे गाड़ियों की संख्या कम हुई। और वर्ल्ड में अगर एक एग्जांपल है जहां मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी दिखा है तो बीजिंग उसकी शाइनिंग एग्जांपल। बिल्कुल सही बात है। 2013, 14, 15 की तस्वीरें और आज की तस्वीरें जो हैं जमीन आसमान का। और कोई कारण नहीं है कि हम दिल्ली में उतने ही समय में या उससे भी कम समय में उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, केवल इच्छा शक्ति चाहिए। क्योंकि हम एयर पोल्यूशन को मेडिकल इमरजेंसी नहीं मानते, जैसा डॉक्टर अरविंद ने कहा कि कॉज ऑफ डेथ में कभी एयर पोल्यूशन लिखा नहीं गया। हालांकि पश्चिम में एक केस ऐसा आया था जिसमें लाइकली कॉज ऑफ डेथ एयर पोल्यूशन लिखा गया था। सच बात यह है कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी के भी कुछ साल एयर पोल्यूशन कम कर रहा हो, लेकिन अभी हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जब लोगों को यही नहीं लगता ना कि इमरजेंसी है, तो लोगों को हम थोड़ा ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ नाक और फेफड़ों तक तो जाके जमा नहीं हो रहा है। नहीं। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसे भी पोल्यूशन इफेक्ट करता है। किस तरह से? एक गर्भवती महिला जब मान लीजिए पोल्यूटेड हवा में सांस ले रही है तो वो सारे टॉक्सिन्स उसके लंग में गए, लंग से वो ब्लड में गए, तो जो नवजात शिशु उसके गर्भाशय में पल रहा है वो अपने पूरे न्यूट्रिशन के लिए माता के खून पर ही निर्भर है जी। तो माता तो खून में उनको पौष्टिक आहार देने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन पोल्यूटेड सिटी में उस पौष्टिक आहार के साथ साथ में अनजाने में ये केमिकल्स भी चले जाते हैं प्लेसेंटा में भी। प्लेसेंटा को क्रॉस करके बहुत सारी स्टडीज हैं जहां प्लेसेंटा को एग्जामिन किया गया तो वहां दर्जनों पार्टिकुलेट मैटर और केमिकल्स उस प्लेसेंटा में मिले हैं, फीटल ब्लड में मिले हैं, यानी बच्चा अम्बिलाइकल कॉर्ड में पैदा होने से पहले। तो उससे
बच्चों में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, प्रीमेच्योर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद सैकड़ों प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं होती हैं। यानी कि पैदा होने से पहले यह हमें नुकसान शुरू कर देता है। आप पहली सांस लेते हैं, आज आपके आसपास अगर कोई अस्पताल है, वहां नर्सिंग होम में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो वो जो हवा को सांस लेगा वो तो यही है ना, 400 AQI वाली या 300 350 PM 2.5 या इससे भी ज्यादा होगा, तो वो तो 15-20 सिगरेट के बराबर है। तो अगर मैं ये कहूं कि न्यू बॉर्न्स बिकम स्मोकर फ्रॉम डे वन ऑफ देयर लाइफ इन ए पॉल्यूटेड सिटी, तो ये झूठ तो नहीं है, क्योंकि 400 की PM 2.5 वाली हवा करीब करीब 15 सिगरेट 16 सिगरेट के बराबर है। तो वो एडल्ट्स भी वही हवा ले रहे हैं, बच्चा भी वही ले रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी वही ले रहे हैं, तो हर आदमी तो स्मोकर है। तो एक स्मोकर के मन का सवाल है कि देयर इज नो ट्रू नॉन स्मोकर इन ए पॉल्यूटेड। मैं यही पूछने वाली थी, स्मोकिंग करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरा डेटा शो करता है, मैं लंग कैंसर मेरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं ऑपरेट करता हूँ, और 88 से सन 88 से कर रहा हूँ जी। और ये हमने एक बार टेबल पहले भी दिखाई थी आपकी कि सन 88 में 90% पेशेंट स्मोकर्स होते थे, मेन होते थे, और 50s 60s 70s में होते थे। एल्डरली स्मोकर मेन, ये उसका डिस्क्रिप्शन था बिकॉज ऑफ स्मोकर। तो ये लंग कैंसर वाज ए स्मोकर्स डिजीज। आज जो हमारा डेटा है, और खाली मेरा ही नहीं है, पूरे देश में सारे कैंसर एक्सपर्ट्स का, कि आधे पेशेंट स्मोकर्स हैं और आधे नॉन स्मोकर्स हैं, और मैं कहूं सो कॉल्ड नॉन स्मोकर्स हैं। आधे मेन हैं, आधी विमेन हैं, और एज कम से कम 20 साल कम हो गई है। अब हम अर्ली 40s में, 30s में, और यहां तक कि 20s में भी लंग कैंसर के पेशेंट्स देख रहे हैं। कैसी हालत दिखती है फेफड़ों की? आप तो ऑपरेट करते हैं। जब हम ऑपरेट करते हैं तो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि जो नॉर्मल लंग होता है वो ऐसा होता है, पिंक, जो आप राइट साइड की पिक्चर में देख रहे हैं। ऐसा दिल्ली में किसी का होता है? नहीं, दिल्ली में ऐसा होता है। जो ये लेफ्ट साइड वाली पिक्चर है, यह एक नॉन स्मोकर की पिक्चर है। ये नॉन स्मोकर की है। अगर ये स्मोकर भी होता, स्मोकर होता तो और इससे ज्यादा जमा हो जाता शायद, लेकिन वो कहते हैं ना कि पॉइजन की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद फिर एक्स्ट्रा पॉइजन से एक्स्ट्रा नुकसान नहीं होता। और ये देखिए, ये एक बच्चे के फेफड़े की फिक्र है, जो ऑब्वियसली नॉन स्मोकर है, जो ऑब्वियसली नॉन स्मोकर है, लेकिन उसके फेफड़े में भी आप देखिए ये सब जमा हो रहा है। माय गॉड। तो हम क्या सिगरेट पीना ही शुरू कर दें? नहीं, ऑन अ लाइटर नोट। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम सिगरेट पीना शुरू करें। मैं ये पिक्चर सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर 140 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाए और उनके जहन में ये बैठ जाए कि यह हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है, और खाली लंग्स में नहीं, सब ऑर्गन्स में हो रहा है। जिस दिन तक हर व्यक्ति एयर पोल्यूशन को एक हेल्थ क्राइसिस विच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन के रूप में नहीं टेकअप करेगा, तब तक इस समस्या का इफेक्टिव हल आना शुरू नहीं होगा, क्योंकि आज किसी के लिए भी यह प्रायोरिटी नहीं है। डिस्कशन बहुत होते हैं, सेमिनार्स होते हैं 5 स्टार होटल्स में, खूब सारे वेबिनार्स, सेमिनार्स, डिस्कशन, जूम मीटिंग्स, सब कुछ होता है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, कमीशंस हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आप ये देखें कि क्या 2015 में जब इस इशू पे पहली बार शोर मचना शुरू हुआ था, और 2025 में ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई है, तो आंसर है नो। आपने शायद 2015 में मेरा पहला इंटरव्यू किया था। एयर क्वालिटी वैसी ही है? वही है, वही सवाल हैं, वही जवाब हैं, वही हालात हैं, सिर्फ साल बदल गया। हम लोग बेचारे हल ढूंढ रहे हैं कि करें क्या। एक बार फिर सॉल्यूशन की तरफ, और हल तभी आएगा जब हम इसको एक हेल्थ क्राइसिस मानेंगे। अगर हमने इसको ऐसे ही चलने दिया तो हमारी पॉपुलेशन अनहेल्दी होगी, बीमार होगी, और बीमार पॉपुलेशन एक ग्रोथ का कारण नहीं बन सकती। एयर पॉल्यूशन के लिए एयर सॉल्यूशन मूवमेंट की जरूरत है। हाँ, माई सोल्यूशन टू पोल्यूशन, मेरा ये कहता हूँ, माई सोल्यूशन टू पोल्यूशन। हर व्यक्ति कहे कि नहीं, ये पोल्यूशन मैंने ही किया है और मैं ही इसको शुरू करने की मुहिम शुरू करूंगा। सब लोग जुड़ेंगे, सब इसको, देखिए कोविड में लॉकडाउन हुआ ना, किसी ने तो अपोज नहीं किया ना लॉकडाउन, सबने उसको माना, क्योंकि सबने सोचा कि भाई ये नहीं किया तो हमारी जिंदगी खतरे में है। तो वही सीन एयर पोल्यूशन के भी साथ है, केवल फर्क इतना है कि यह उसमें कारण में नहीं लिखा जा रहा है, कोविड डेथ के कारण में लिख दिया गया। ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब, एक सिगरेट आपकी जिंदगी के 11 मिनट कम करती है, तो यही आंकड़ा पोल्यूशन पे भी लागू होता है? हाँ, तो जब आप
उससे 22 माइक्रोग्राम अगर आप 24 घंटे सांस लेंगे तो वो वही असर करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी है जिन्होंने पूरे देश में एयर पोल्यूशन लेवल्स को वहाँ के लोकल मोर्टेलिटी से कोरिलेट किया था और मॉडलिंग करके बताया था कि हर व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में कम से कम 6 से 7 साल अपने लाइफ के लूज कर रहा है। और पूरे देश के लिए उन्होंने 4.5 से 5.5 साल कहा था कि अगर हमारी एयर क्वालिटी WHO मानकों के अनुसार हो जाए तो हम सब 4, 5, 6 साल ज्यादा जिएंगे। बट जीना ना जीना तो एक बात है, मैं उससे पहले कह रहा हूं कि जो ये बीमारी है यह हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉस का कारण है। जो हम देखिए, जब घर में कोई बीमार होता है उसको अस्पताल जाना पड़ता है तो परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई ना कोई उसके साथ जाता है, उसको घर लाके उसकी तीमारदारी करता है। तो पेशेंट खुद, उसके अटेंडेंट्स और उसके वेल विशर्स, सबका ऑफिस से काम रुकता है ना कहीं, तो वो प्रोडक्टिविटी को तो अफेक्ट पड़ता है। और जितने ज्यादा आप मोबाइल हैं, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन 20 से 45, वही सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है क्योंकि बाहर रहते हैं। एक बार जल्दी से सॉल्यूशंस पर आते हैं डॉक्टर साहब। जिन लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है वो वेपिंग, ई सिगरेट्स इसकी तरफ चले जाते हैं कि धुआं नहीं दिखता है इसमें तो प्रॉब्लम कम होती है। कितनी सही है ये धारणा? बिल्कुल सबसे बड़ा मिथ है ये। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा एक तरह से फ्रॉड किया गया है हम लोगों पर कि यह प्रचलित कर दी गई है बात कि ई सिगरेट इज ए सेफ ऑल्टरनेटिव टू सिगरेट। ई सिगरेट prevents people from taking to smoking और ई सिगरेट इज एब्सोल्युटली सेफ। ये 3 बातें कि ई सिगरेट सेफ है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, और अगर आप ई सिगरेट पे कर लेंगे तो आप कभी स्मोकिंग नहीं करेंगे। सच्चाई तीनों चीजों को नकारती है। सच्चाई ये है कि ई सिगरेट उतना ही नुकसान करती है जितना सिगरेट या उससे ज्यादा करती है, क्योंकि सिगरेट को तो सैकड़ों साल हो गए, उसके तो एक एक चीज का हमको पता है। ये तो अभी कुछ 8-10 साल पुरानी बीमारी है और इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो तो अब धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं। और जो अभी तक डेटा अवेलेबल है उसमें सिंपल अस्थमा का अटैक होना, लंग के अंदर न्यूमोनिया होना, लंग के अंदर डिस्ट्रक्शन होके बुल्ला बन जाना, लंग खराब हो जाना, लंग टोटली फेल हो जाना, यहां तक कि पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े और मौत का कारण बनना, ये सब चीजें मैंने स्वयं एज ए डॉक्टर देखी हैं फॉलोइंग वेपिंग, ई सिगरेट, हुक्का, सीसा। मैं कहने वाली थी यंगस्टर्स में बहुत क्रेज है फ्लेवर्ड और हुक्कास। सच्चाई ये है कि भारत सरकार ने इसको बैन किया हुआ है। ICMR की एक कमेटी ने इसको देखा था और उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया हुआ है, बट फिर भी हर मॉल में, हर रेस्टोरेंट में ये फ्रीली अवेलेबल है और जेन जी में ये बहुत पॉपुलर है। लोग बैठते हैं, बीच में एक वो हुक्का रखा जाता है और सब गुटू सब उसी को शेयर करते हैं। अनहाइजीनिक के अलावा लंग्स को जो नुकसान हो रहा है वो बहुत सीरियस मैटर है। आजकल स्कूलों में बच्चों के बैग्स में वो छोटी छोटी ई सिगरेट्स निकल रही हैं जो देखने से पेन जैसी लगती हैं। बिल्कुल। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज बच्चों के बैग्स चेक करिए और अगर छोटी छोटी कुछ अजीब सा लुकने वाला पेन हो तो उसको आप देख करके बच्चे को बताइए। पहली बात तो आप स्वयं ये समझें कि ई सिगरेट इज इवन मोर डेंजरस देन सिगरेट। वेपिंग हो, ई सिगरेट हो, हुक्का हो, सीसा हो, ये सब एक ही तरह की चीज के अलग अलग नाम फैमिली के भाई बहन, सब आपको भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्मोकिंग छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इन सब के तरफ न जाएं और स्मोकिंग तो ऑफ कोर्स न जाएं, बट यह जो चीज स्मोकिंग के ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रमोट की जा रही है। और मैं कुछ पेरेंट्स को जानता हूं जिन्होंने कहा, अरे डॉक्टर साहब हमने तो बच्चे को बोला कि तुम ई सिगरेट पी लो, हमें ये लगा कि कम से कम वो इससे सिगरेट से तो बचा रहेगा। तो ये भी सही नहीं है। ये डेटा ने शो किया है कि जो लोग ई सिगरेट पे शुरू करते हैं वो सूनर और लेटर सिगरेट पे कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको इसकी आदत पड़ जाती है। तो वो ये हट करके वो आने में समय नहीं लगता। तो ई सिगरेट, सिगरेट सबसे दूर रहें, क्योंकि वैसे ही 25,000 बार पॉल्यूटेड एयर में सांस लेकर के 20-25 सिगरेट तो आप फ्री में पी ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सॉल्यूशन है मास्क, उसको किस तरह से देखते हैं, उसको इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए? सिंपल मास्क जो कपड़े का होता है और जो सर्जिकल मास्क होता है वो कोई खास कॉस्मेटिक है। वो सर्जिकल मतलब ट्रिपल लेयर जो हम लोग जो सर्जरी में यूज करते हैं, जो
डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल। N95 रोकता है सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर, अच्छा, गैसेस उसमें से पूरी पास होती हैं। उसमें सांस भी नहीं आती डॉक्टर साहब हाँ, N95 में। हाँ, तो उसका पार्टिकल साइज ऐसा होता है, उसका जो पोर साइज है वो ऐसा होता है कि उसमें से पार्टिकुलेट मैटर नहीं निकल पाता। 95% पार्टिकुलेट मैटर ट्रैप हो जाता है। लेकिन उस प्रोसेस में उसको, उसमें से जब आप सांस लेते हैं तो रेजिस्टेंस आती है। हम लोगों ने कोविड के दौरान बहुत समय तक वो पहना था और हमें मालूम है उससे कितनी दिक्कत होती थी, क्योंकि आपको उसको नोज के अराउंड, मुंह के अराउंड पूरा पहनना होता है, और वो कभी तभी तक आपको हेल्प कर रहा है जब तक आप उसको पहने हुए हैं। अगर आपने उसको उठा के नीचे कर दिया, आपके थोड़ी के नीचे लटका रहा लेकिन नाक खुली है, तो जीरो प्रोटेक्शन। तो मास्क लगाए ना लगाए। तो अगर आप किसी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया से गुजर रहे हैं तो आप जरूर लगाइए, वो आपको उतने दौरान में प्रोटेक्शन देगा। बट अगेन इफ समबडी आस्क कि इज मास्क अ सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन, नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एयर पोल्यूशन। इट्स अ टेम्परेरी पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर इफ यू आर पासिंग थ्रू अ वेरी बैड एरिया। बट क्या हम ऐसी स्थिति सोच सकते हैं जहां पूरे लोग सारा टाइम 24/7 मास्क लगा के रखें? क्या हम सोते समय मास्क लगा सकते हैं? नहीं लगता, नहीं लगा सकते, संभव नहीं है डॉक्टर साहब। तो क्या कुछ लंग डिटॉक्स जैसा होता है कि हम कुछ कर लें और हमारे लंग्स साफ हो जाए? मुझे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आजकल आप नेट पे देखिए भरे पड़े हैं वीडियोस, फूड आइटम्स, तरह तरह के केमिकल्स, चीजें कि बस लंग को आइए और साफ करिए। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, कोई फूड आइटम ऐसा नहीं है जो खाने से आपके लंग्स की गंदगी साफ हो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जो ये जितने भी केमिकल्स हैं, यह जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये टिश्यूज को डैमेज करते हैं। ठीक है। और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम एंटीऑक्सीडेंट्स नामक केमिकल से उसको प्रोसेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो हमारे डैमेज को कुछ हद तक कम करेगी। और एंटीऑक्सीडेंट्स भारी मात्रा में होते हैं कलर्ड वेजिटेबल्स में, चुकंदर है, गाजर है, बैंगन है, पालक है, आपका जो बाकी चीजें, शिमला मिर्च वगैरह जो हाई कलर्ड वेजिटेबल्स उसमें होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में होते हैं। तो ये चीजें आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें। फैटी फूड आपको वैसे ही मोटा करेगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। ब्लोटिंग करता है, उससे भी आपको दिक्कत होगी। तो फैटी फूड्स, जंक फूड्स, इन सब को अवॉइड करें। स्वस्थ, ताजा, घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाएं, अपने को हेल्दी रखें। पानी समुचित मात्रा में 2 से 3 लीटर प्रतिदिन अवश्य पीते रहें। कम भी ना रखें, ज्यादा भी ना रखें। डिहाइड्रेशन से फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होता है। तो ये तो खाने का हुआ। जहां तक एक नई चीज आजकल आ रही है, ऑक्सीजन बार्स और ऑक्सीजन स्पास, कि आप 15 मिनट के लिए 100% ऑक्सीजन ले लीजिए, 299 प्लस GST। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपने 23.5 घंटे गंदा पानी पिया और आधे घंटे के लिए आप डिस्टिल्ड वाटर ले आए जी, तो क्या उससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? बॉटल में हवा भी आती है। एग्जैक्टली। हिमालयन एयर आ रही है, वेस्टर्न एयर आ रही है। लोग आजकल बाहर से कि जी ये हमने बाहर से, विदेश से हवा मंगाई है। तो आप तो 24 घंटे सांस ले रहे हैं ना। 25,000 सांसों में से अगर आपने 250 सांसों में साफ हवा देने की कोशिश की, तो बाकी जो 24,750 सांसें हैं वो तो नुकसान कर ही रही है ना। इट्स नॉट अ सोल्यूशन। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने 15 मिनट ऑक्सीजन ले ली तो उससे आपके लंग्स क्लीन हो जाएंगे। एज ए चेस्ट सर्जन जो पिछले 35 साल से रोज 3-4 लंग्स को ऑपरेट कर रहा है, काट रहा है, देख रहा है, चेंज कर रहा है, ट्रांसप्लांट कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे कि आप अंदर जमे हुए केमिकल्स को वहां से हटा सकें। इवन स्मोकिंग में लोग कहते हैं कि भाई हमने स्मोकिंग छोड़ दी, अब हम क्या, हमारे लंग्स क्लीन हो जाएंगे? जिस दिन आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो उस दिन तक जो डैमेज हुआ है वो डैमेज वहां रुक जाएगा। अच्छा। छोड़ने से फर्दर डैमेज नहीं होगा, रिवर्स नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कहें कि छोड़ने से 5 साल के बाद आपके लंग्स नॉर्मल हो जाएंगे, तो ये जो डैमेज हो चुका वो डैमेज हो चुका। जो ये मैंने पार्टिकल्स दिखाए हैं, ये कुछ सरफेस पे नहीं है, ये टिश्यूज के अंदर जम गए हैं। तो वहां से कैसे निकालेंगे? कोई मेडिसिन या केमिकल या प्रोसेस या दवा नहीं है जो इनको वहां से निकाल करके
आपको पिंक लंग दोबारा दे सके। तो ये लंग डिटॉक्स जो नेट पे भरा पड़ा है, यह एक फ्रॉड है। आप अपने को पोल्यूशन से बताइए, खूब स्वास्थ्य की एक्सरसाइजेस करिए, हेल्दी रखिए अपने को, लेकिन ये कहना कि हम कुछ इनहेल करके 15 मिनट में लंग को साफ कर लेंगे, वैक्यूम कर लेंगे, झाड़ू लगा देंगे, ये सब मिथ है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो फेफड़ों को मदद करें? हाँ, देखिए, हम अपने लंग्स की नॉर्मल कैपेसिटी को नहीं यूज करते। कई बार हम लोगों का देखा होगा, आपने ऐसे बैठने का पोस्चर होता है, तो एक तो ये है कि आप अपना पोस्चर ठीक करें, आप सीधा होके बैठें, जो आपका स्पाइन है उसको सीधा रखें, कंधे पीछे की तरफ होनी चाहिए, हमारा हेड स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ऐसे बैठते हैं, जैसे अक्सर कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग ऐसे करके बैठते हैं, तो या झुके हुए, तो उससे आपका ब्रीदिंग का पैसेज रुकता है। तो आप लैपटॉप वगैरह ऐसे रखें कि वो आपके आंखों के लेवल पे हो, आपको हर समय झुक के ना देखना पड़े, इससे स्पॉन्डिलोसिस को भी आप प्रीडिस्पोज होते हैं। एक बात। दूसरी, जितनी भी चेस्ट की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हम उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक, जिनसे हम अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जिससे हम ओवरऑल लंग और हार्ट की फिटनेस को या एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। तो जो पहली वाली है, उसमें तो एक तो हमारे योगा की एक्सरसाइजेज हैं, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, भ्रस्त्रिका है, कपालभाति है, ये सब हमारे लंग को स्टिमुलेट करती हैं, लंग्स को एक्टिवेट करती हैं। ये सब करिए, इनसे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो जरूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पहले देख लीजिए कि वो उसके लिए। दूसरी जो मैं एक रेगुलरली बताता रहता हूँ, जो मैंने कोविड में भी बताई है, वो है ब्रेथ होल्डिंग, कि आप डीप ब्रेथ खींचिए। ये एक्चुअली मैंने कैसे सीखी, जो हम चेस्ट सर्जरी करते थे, तो चेस्ट सर्जरी में अगर लंग का कोई पार्ट निकालने, तो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो हम देखते थे कि बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो कोलैप्स कर जाता था। ये हमारी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम थी, और कई बार पेशेंट्स में ट्राई करके मैंने रियलाइज किया कि अगर उनको गहरा सांस ले करके रोकने के लिए बोला जाए, तो उससे वो लंग फैलता है और फैला रहता है, और हमारी ये कोलैप्स की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो उसी चीज को फिर मैंने एक्सटेंड किया कि अगर हम नॉर्मल कोर्स में भी, जैसे मान लीजिए मेरे को देखिए आप, अब मैं अभी तक नॉर्मल सांस ले रहा था, तो मुझे नहीं लगता मेरा चेस्ट मूवमेंट किसी को दिखा होगा, लेकिन अब मैं आपको एक डीप ब्रेथ लेके दिखाऊंगा। अब इस समय मैंने जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल की है और द एक्सटेंट टू विच आई हैव एक्सपेंडेड माय लंग्स, ये कहीं ज्यादा है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इन केमिकल्स की वजह से लंग श्रिंक करने की कोशिश करता है, और कई बीमारियों में भी, जो ILD वगैरह में लंग श्रिंक करता है। इससे हम लंग को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम अपने चेस्ट वॉल की मैकेनिक्स को इंप्रूव कर रहे हैं, हम लंग्स में इलास्टिसिटी रेस्टोर कर रहे हैं, और लंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अपनी सांस को कितनी देर रोकें? और खींच करके अगर आप रोक लें, तो ये मैंने वैल्यू भी कई बार टेस्ट करें, आई रियलाइज कि अगर आप 40-45 सेकेंड से ऊपर रोक पा रहे हैं, तो यह आपकी एक्सीलेंट लंग कैपेसिटी एंड एक्सीलेंट डिफ्यूजन कैपेसिटी को शो करता है कि आप 45 सेकेंड तक बिना सांस लिए अगर इसको रोक पाए, ये बहुत अच्छा है। अगर कोई करे और उसका 20 सेकेंड 25 सेकेंड पे ही सांस छूट जाए, तो वो निराश ना हो कि अरे मुझे क्या डॉक्टर के पास जाना है। नहीं, प्रोबेबली आपने इसकी एक्सरसाइज नहीं की है। आप कोशिश करिए कि आप आराम से चौकड़ी मार के बैठ जाएं, और जब आपको लगे कि बिल्कुल भर गया है, उसके बाद 2 सेकेंड और इसको इनहेल करिए, और फिर आप उसको रोक लीजिए। शुरू में आपको लगेगा सांस फूल रही है, लेकिन आप रोके रहिएगा, छोड़ गया। नेक्स्ट डे आपने क्वेश्चन किया, अच्छा कल मेरा 20 सेकंड था ना, आज मैं 21 करूंगा, फिर 2-4 दिन के बाद आज मैं 22 करूंगा, 1-1 2-2 सेकंड करके। और मैंने ये रोज पिछले 30 साल से मैं पेशेंट्स में देख रहा हूं कि जो सर्जरी के बाद 20 सेकंड कर पाया, वो कुछ दिन के बाद 40, 50, 60 कर पाया। और जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जाते हैं, हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। एक दिन में कितनी बार लोग करें? 10 मिनट सुबह कर लीजिए, 10 मिनट शाम को कर लीजिए। आपने एक बार गहरा सांस खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर 1-2 बार नॉर्मल सांस ली, फिर खींचा, फिर छोड़ दिया, तो आपने अपने लंग्स को पूरा रिक्रूट कर लिया, कैपेसिटी बढ़ा ली, और चेस्ट वॉल की भी मैकेनिक्स को आपने अच्छा कर लिया जी। यह एक टेस्ट भी है। मान लीजिए आज आपका 45 सेकंड है, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल आपका 45 पर ही रहता है, या 46, 50, 55, 60 बढ़ता चला जाता है। तो यू आर गुड एंड यू आर कंटिन्यूइंग टू डू गुड। कभी भी कोई अगर दिक्कत होगी आपको लंग्स में, तो ये टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। वो आपके लिए क्यों होगा
कि कुछ हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाके चेक कराइए। ये देखिए, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो प्रैक्टिकल हैं, आप कर सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। बाहर की हवा चाहे खराब हो, अंदर की हवा को थोड़ा बेहतर बाहर करने जाके का, ना करें, ये पॉल्यूटेड बाहर एरिया में जाके नहीं, ना ये करें। घर में करें। हाँ। और दूसरा जो मैंने कहा एंड्योरेंस ट्रेनिंग, हाँ। वो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से चेक करके कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी सांस फूले, अब चाहे आप उसको, अब बाहर तो हम नहीं रिकमेंड रनिंग करेंगे, अच्छी है लंग्स के लिए, रनिंग अच्छी है, लेकिन पॉल्यूटेड एयर में रनिंग हम नहीं रिकमेंड करेंगे। आप अगर घर में एयर क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें तो घर में चाहे ट्रेडमिल हो, क्रॉस ट्रेनर हो या स्टैटिक साइकिल हो। ट्रेडमिल से लोगों को घुटने में इश्यू होता है कि भाई घुटने में दर्द होने लगता है। साइकिल आई हैव फाउंड टू बी ए वेरी गुड। आप साइकिल पे बैठ जाइए, पीछे बैक रेस्ट वाली, और उसको लेकर के आप चलाइए, सामने टीवी लगा लीजिए, आप टीवी देखते रहिए, 30 सेकंड का मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, 30 सेकंड तक आप इस स्पीड से कि आपकी थोड़ी सी सांस फूले, इससे आपके लंग्स पर और हार्ट पर दोनों पे जोर पड़ रहा है, तो आपकी एंड्योरेंस इंप्रूव होगी। तो ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग मे बी 30 मिनट्स वंस ए डे फॉर अबाउट 5 और 6 days इन अ वीक, प्लस 10 से 15 मिनट सुबह शाम ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग। और अगर आप 45, 50, 60 के रेंज में ब्रेथ होल्डिंग है, आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट। कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है ये काम तो करना। नहीं, मुश्किल नहीं है, आप एक बार कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा, फिर आप उसको मेंटेन करिए। ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आप अपना सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब ये भी पूछ लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर निकलना ही है तो दोपहर में निकलिए, ये बात सही है? देखिए, मॉर्निंग में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि पूरे रात में ना वो ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से वो सब पार्टिकल्स वगैरह सब सेल है। तो ये जो अर्ली मॉर्निंग वॉक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं आउटडोर, वो तो बिल्कुल नो 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 है। शाम तक ऐसा कहा जाता है कि दिन भर के ट्रैफिक की वजह से पीक लेवल्स आ जाते हैं। दोपहर का ऐसा टाइम है जहां धूप निकलती है 11-12 बजे के आसपास, और धूप से वो थोड़े से पार्टिकल्स वगैरह ह्यूमिडिटी से डिसिपेट होते हैं, तो प्रोबेबली देयर इज अ डिप इन द लेवल्स इन द आफ्टरनून। बट फिर भी अगर वो सुबह 600 था और डिप करके वो 450 हो गया, तो पता नहीं कि वो सेफ है कि नहीं। तो लेवल्स देख करके 50 से नीचे होना चाहिए। 0 से 50 को हम ग्रीन कहते हैं, जो अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। 50 से 100 प्लस माइनस कहलाता है। 100 के ऊपर फिर वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, लेकिन हमारा हमेशा 200 से ऊपर रहता है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं, स्कॉटलैंड जैसे, जो एयर क्वालिटी को इस भरोसे के साथ नापते ही नहीं है, क्योंकि वहां पर 25 AQI भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है। हम 400, 500, 600 एयर क्वालिटी में सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने आप को बचाएं। कुछ सॉल्यूशंस डॉक्टर अरविंद ने अभी हमें बताए हैं, आप धीरे धीरे करके इन्हें भी अपनाइए। घर के अंदर के पॉल्यूशन पे भी ख्याल रखिए, बाहर निकलने का समय नोट कीजिए, बच्चों और बड़ों को कम से कम किसी भी वक्त बाहर निकलने से जितना हो सके उतना बचाइए। गुनगुना पानी पीजिए, फायदा होगा। गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, कोई उससे नुकसान नहीं है, बट अगर आप इस उम्मीद में पी रहे हैं कि गुनगुना पानी पीने से आपके लंग्स साफ हो जाएंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं है। पोछा लगाने का काम नहीं करना। नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज है कि कई बार दिन भर घूमने से शाम तक लौटते लौटते बहुत लोग गले में खराश, खिच कंप्लेन करते ऐसे कर रहे होते हैं। उसमें अगर आप एक गर्म पानी का ग्लास लें, जितना गर्म आप सह सकते हैं, और उसमें आधा चम्मच नमक डाल के मिला के आप करके गार्गल्स करें, तो उससे आपको तुरंत गले की खराश से रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको चोकिंग सी लग रही है, चेस्ट कंजेशन लग रहा है, तो आप 10-15 मिनट स्टीम ले लीजिए। तो अगर आपके विंड पाइप के अलोंग कुछ म्यूकस या कुछ ऐसी चीजें जमा होंगी, तो वो उससे लिक्विफाई होकर के निकल जाएंगी, उससे भी आपको चेस्ट में रिलीफ मिल सकता है। अगर आपकी नोज ब्लॉक्ड है, कंजेस्टेड है, सांस नहीं आ पा रहा है, तो स्टीम लेने से या जल नेति करने से उससे आपको नोज में और साइनस में फायदा मिलेगा। आंखें अगर आपकी जल रही हैं, लाल हो रही हैं, अक्सर लोग ऐसे ऐसे करते हैं, उससे और बढ़ जाता है वो, तो ऐसे में आप आइस क्यूब्स कुछ लीजिए एक रुमाल के अंदर, और लेट करके उसका जो पानी है, आइस कोल्ड वाटर, इधर मीडियल साइड में, इसको आंख को ऐसे हल्के से नीचे करिए और इधर के एरिया में टप 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 उसकी बूंदें गिरने दीजिए, और ऐसे ऐसे आंखें खोलिए, बंद करिए। 5 मिनट में वो आपकी रेडनेस और जो करकराहट होती है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेजल ड्रॉप्स डालने से कुछ फायदा? नेजल ड्रॉप्स डालते हैं लोग, लेकिन नेजल ड्रॉप्स का एक तो रीबाउंड फिनोमेना होता है। अगर आपने डाला,
वो तुरंत तो आपको आराम देगा, बट कुछ घंटे के बाद वो फिर बढ़ा देता है। और बहुत से लोग स्टीरॉइड्स नेजल ड्रॉप्स डालते हैं, वो लगातार अनसुपरवाइज नहीं डालना चाहिए, उससे नेजल में फंगल इन्फेक्शन का भी चांस होता है। तो मैं बजाय नेजल ड्रॉप्स के मैं स्टीम को ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि स्टीम। और अगर आपकी नाक बार बार ब्लॉक हो रही है तो आप एक बार ईएनटी सर्जन से चेक करा लीजिए। एक नेजल सेप्टम होता है, अगर वो किधर भी डिविएटेड है या आपको कुछ पॉलिप्स वगैरह हैं नाक में, लोकल प्रॉब्लम है, तो वो उसको रेक्टिफाई करने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेजल ड्रॉप्स उसका सोल्यूशन नहीं है। जल नेति जो होती है, जिसमें हम एक तरफ से पानी डाल के दूसरी तरफ से निकालते हैं, यह जिन लोगों को नेजल एलर्जी है या अक्सर साइनोसाइटिस वगैरह होती है, उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है ये, उसको होने से रोकने का। तो आपकी आई ड्रॉप्स के पैसे भी डॉक्टर साहब ने बचाए हैं, नेजल ड्रॉप्स के पैसे भी बचाए हैं, और आपको ऐसे सॉल्यूशन बताए हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, आप कर सकते हैं, बशर्ते आप आज से और अभी से ये स्वीकार कर लें कि धूप अगरबत्ती से बचना बहुत मुश्किल काम नहीं है, घर से कारपेट्स को हटाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं उन्हें करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। समझ लीजिए कि एयर पॉल्यूशन इमरजेंसी है और आपको तत्काल प्रभाव से एक्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद। मैं उम्मीद करूंगी अगले पॉडकास्ट तक AQI थोड़ा बेहतर आए और हमें वाकई सॉल्यूशन ज़मीन पर दिखें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।